आपके समक्ष उपस्थित हूँ कृतिका भाग 1 से माटी वाली पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर। आप पूरा पाठ पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, कहानी समझ चुके हैं मेरी पिछली वीडियो में। तो आज करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके चलते माटी वाली को वो पहचानते हैं? शहरवासी क्यों जानते थे सब उसको? माटी वाली को तो छोड़ो, किसको जानते थे? उसके कंटर को भी पहचान जाते थे कि माटी वाली आ गई है। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि उस शहर में, शहर का नाम था टिहरी, तो उस शहर में माटी वाली बेचने वाली एक ही महिला थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। दूसरा कोई भी मिट्टी बेचने का काम नहीं करता था। इस कारण जो वहाँ रहने वाले लोग थे, चाहे वो वहाँ के स्थानीय निवासी थे, चाहे वो किराएदार थे, सभी लोग उसकी माटी वाली को नहीं बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते थे। तो ये तो हुआ बच्चों पहला प्रश्न। दूसरा है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि बुढ़िया कैसी थी? दिन रात मिट्टी ढोने का काम करती थी। माटा कान से वो माटी लाती थी, बड़ी परिश्रमी थी, माटी लाती थी और उस शहर में हर घर में माटी देती थी। तो इसलिए उसे ये सोचने का वक्त भी नहीं होता था कि भाग्य अच्छा है या बुरा, सिर्फ उसे अपनी रोजी रोटी कमाने की चिंता रहती है। तीसरा प्रश्न है, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या होता है? बच्चों देखिए इस पंक्ति का कितना सुंदर अर्थ निकलता है। भूख मीठी कि भोजन मीठा। मीठा क्या होता है? मीठी होती है भूख, ना कि भोजन। अगर हमें भूख लगती है तो हमें हर तरह के जो खाना होता है, चाहे रूखा सूखा दे दिया जाए तो हमें वह स्वादिष्ट लगता है। लेकिन अगर भूख नहीं है, पेट हमारा भरा है, तो हमारे सामने चाहे कितनी भी प्रकार के व्यंजन परोस दिए जाए, हमें उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्वाद नहीं आएगा। तो इसका यही अभिप्राय है कि भोजन से मीठी भूख होती है, क्योंकि भूख लगने पर ही हम भोजन का स्वाद दिल से लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। ऐसा किसने कहा? मालकिन ने, जिनके घर पर माटी वाली माटी बेचने आई थी, माटी देने आई थी। तो इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जो मालकिन है वो अपने पुरखों की, जो उसे पुरखों ने चीजें दी, वस्तुएं दी, उनकी बहुत इज्जत करती है, उनका मान रखती है। वो कहती है कि हमारे जो पुरखे थे उन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत करके हमारे लिए ये सब जोड़कर रखा, और हम उसे अगर ऐसे ही कौड़ी के भाव दे देते हैं, हराम के भाव बेचना, कौड़ी के भाव ऐसे ही दे देते हैं, तो उनका मान नहीं रह जाता है। ऐसा विचार का मालकिन था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, तो यहाँ पर आप अपने विचार व्यक्त करोगे कि हमारा क्या विचार हो सकता है। हमारे विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोई तो इस बात से सहमत होगा कि पुरखों की गाढ़ी कमाई को हम रखें हमेशा संभाल कर, लेकिन कई बार क्या होता है, जरूरत पड़ जाती है किसी चीज की, कुछ ऐसा समय आ जाता है कि हमें वो विरासत में मिली चीजों को भी बेचना पड़ जाता है। पांचवा प्रश्न है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? अब माटी वाली को एक जगह से 2 रोटियां मिली और दूसरी जगह से 2 रोटियां मिली, जिसमें से उसने एक रोटी खा ली, तो वो 3 रोटियों का हिसाब लगा देगी कि कितनी रोटी वो खुद खाएगी और कितनी वो अपने बूढ़े को खिलाएगी। तो किस लाचारी, किस मजबूरी को प्रकट करता है? यह उस बुढ़िया की मजबूरी, बेबसी, लाचारी, गरीबी और आर्थिक विपन्नता को प्रकट करता है। प्रश्न है छठा, आज माटी वाली बुढ़े को कोरी
कि वो अपने बुड्ढे को आज पूरी रोटियां नहीं खिलाएगी, मतलब साथ में कुछ और भी पकवान बनाने का सोच रही है। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है आपको कि उसका मन इतना खुश है कि आज उसे जो रोटियां मिली हैं तो बुड्ढे को कोई नहीं देगी, साथ में कुछ साग बनाकर देगी। तो एक चीज यहाँ दिखाई देती है कि बुढ़िया कैसी है, भारतीय नारी है। और जो हमारा भारतीय नारी का जो धर्म होता है वो पति के लिए पूरी तरह से समर्पण भाव होता है, समर्पित होता है उसका पूरा जीवन अपने पति के लिए। तो वो खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने पति को रूखा सूखा या भूखा नहीं रख सकती। तो यहाँ पर उसके भाव ये दिखा रहे हैं कि वो अपने बुढ़े को कितना प्यार करती है कि आज वो उसे क्या खिलाएगी, रोटी के साथ प्याज का साग खिलाएगी, प्याज उसको तलकर दे देगी। तो उसका प्रेम, यहाँ पर प्रेम भाव उसका प्रकट हो रहा है। 7वां प्रश्न है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गरीब व्यक्ति का शमशान, जो जहाँ पर गरीब व्यक्ति रहता है, अगर उसे उस स्थान से, जो घर है गरीब का कैसा घर होगा, कोई सुख सुविधाएं होती नहीं है, बेचारा गुजारा करता है, तो वो कहता है, लेखक यहाँ पर कह रहा है कि गरीब व्यक्ति का, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अब यहाँ पर एक समस्या आ रही है, इस पाठ में आपने पढ़ी समझी, विस्थापितों की समस्या। टिहरी पर बांध बनाया जा रहा था, तो जिससे वहां के जो लोग थे उनको दूसरी जगह पर विस्थापित किया जा रहा था। तो यहाँ पर वो कहती है उसके पास तो उसके एवज में कुछ भी नहीं था, उसे दूसरी जगह पर अगर वो जाती है दुनिया तो उसे रहने का स्थान मिल जाएगा। तो इस समस्या को लेकर वो कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान उजड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है कि बांध बन रहा है या नहीं, वो तो अपने रहने के ठिकाने के लिए ही सोच रही है। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। विस्थापन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर उजड़कर जाना। जैसे टिहरी शहर में बांध बनाया जा रहा था, तो उस कारण लोगों को दूसरी जगह पर भेजा जा रहा था। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि जब वो दूसरी जगह पर जाएंगे तो रोजी रोटी कमाने की समस्या आएगी, बच्चों के स्कूलों में दाखिले की समस्या आएगी, लोग कैसे मिलते हैं ये समस्या आएगी, कैसी जगह है ये समस्याएं आएंगी। तो बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वहाँ पर अपनी नींव एक तरह से बसना बहुत मुश्किल होता है, जड़ें बनाना बहुत कठिन कार्य है। एक तरह से उन लोगों का अस्तित्व हिल जाता है और उनका मानसिक संतुलन तक बिगड़ जाता है। जैसे एक बड़े पेड़ को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया जाता है तो वो जल्दी से नहीं लगता, और छोटे पौधे को अगर लगाया जाता है तो वो जल्दी से अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। तो इसी प्रकार से विस्थापितों के साथ बहुत सी समस्याएं आती हैं। ऐसी समस्याएं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में, तब भी भारत और पाकिस्तान के लोगों के सामने ये समस्याएं खड़ी हुई थी। जैसे भारत के लोगों को वहां जाना पड़ा था और वहां से लोगों को यहाँ आना पड़ा, तो उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो बच्चों, ये हैं आपके सभी 8 प्रश्न, और इनको आपने अच्छी तरह से लिखना है, अपने शब्दों में लिखें। जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वही लिखें। पाठ को अच्छी तरह से सुने, समझें और इसके प्रश्नोत्तर लिखें। थैंक यू बच्चों।